Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. And today we are continuing the chapter Chemical Reactions and Equations. So like I told you, our life is full of chemical reactions. So there are so many chemical reactions that we need to classify them to make its study more easier. So let's classify these chemical reactions on the basis of some types. So types of chemical reactions are combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, and ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. इन सारे टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, चीजें इसमें कंबाइन करेंगी. जैसे आप मैग्नीशियम ले रहे हो, उसको कंबाइन कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड. Both the reactants are combining with each other to give you the product. So we say those reactions in which two or more reactants, could be any number, combine to form single substance. You are just getting a single product. एक ही चीज मिल रही है इन दोनों के combine होने से. So this is called combination reaction. जैसे कि सोडियम को बर्न करते हो आप क्लोरीन में, क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड. सोडियम इज रिप्रेजेंटेड एज Na एंड क्लोरीन एज Cl2. डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लोरीन इज अ गैस. अब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके आपको एक सिंगल चीज दे रहे हैं जो कि येलो कलर की है और इसका नाम है NaCl. So this is another example of combination reaction. Next is decomposition reactions. Decomposition का क्या मतलब है कि आप एक चीज को डिकम्पोज कर रहे हो. जो आपका रिएक्टेंट है उसको आप तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हो. So it says those reactions in which compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. जैसे आपने क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन आपने लिया और इसको हीट करके आपने इसको चेंज किया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. ये जो डेल्टा का साइन है, दिस इज यूज्ड फॉर हीट. ठीक है, तो इसको आप डिकम्पोज कर रहे हो. हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं. तो डिकम्पोज करके यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स. वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड. Let's see another example for decomposition, which is decomposition of silver chloride. So अगर आप silver chloride लेते हो, which is AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में आप इसको HNu भी लिख सकते हो. तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये AgCl डिकम्पोज हो जाएगा एंड यू गेट सिल्वर प्लस क्लोरीन. To balance it, you can write 2 here and 2 here because chlorine हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रिलीज होगा. वो गैस है जो डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, तो आपको उसको अकॉर्डिंगली बैलेंस करना है. सो दिस वाज डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इसको लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस है, ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं या फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस भी हम इनको बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज किसी को डिस्प्लेस करने वाली है, लेकिन कौन सी चीज किसको डिस्प्लेस करने वाली है उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए. जैसे आपके पास यहाँ एग्जांपल है, यू हैव कैल्शियम सल्फेट और आप उसको जिंक से रिएक्ट कर रहे हो. अब जिंक जो है, क्योंकि वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है और जिंक इसकी पोजीशन पे आके यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट और कैल्शियम को उसमें से बाहर निकाल देगा. सो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लर्न कर सकते हो, एक न्यूमोनिक है छोटा सा उसके फॉर्म में, विच सेज केदार नाथ बाबा का माली आलू
जरा फीके से पकाता है, जिसमें है कि potassium is most reactive among all these. Then comes sodium, barium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead and then hydrogen. हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मर्करी। ये बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एसिड्स में से H को रिप्लेस कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप जब भी इन एलिमेंट्स का रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। बट copper, silver, gold, mercury, when they react with acid, they are unable to release hydrogen gas. So this was reactivity series, which you need to know if you need to know the reaction ka product, that which element is going to displace the element, another element, or it is not going to displace it, right? So this was about displacement reactions. This is an example जिसमें हम दिखा रहे हैं zinc displaces copper from copper sulfate solution. Like I told you, zinc is more reactive than copper. So if you have copper sulfate solution and you put zinc in it, what you are going to have? You'll be having zinc sulfate plus copper. So this is displacement reaction. There are another two examples. One is if you put this iron nail in blue solution of copper sulfate. What happens? Iron nail signifies iron Fe, right? And you're putting this in copper sulfate. So iron is more reactive than copper. Copper तो सीरीज में हाइड्रोजन के भी नीचे आता है तो वो बहुत कम रिएक्टिव है। सो आयरन जो है उसको डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन में से और आपको मिलेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, राइट? अब इस एक्टिविटी में क्या होता है कि कलर चेंज आपको मिलेगा। जैसे हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन, लेकिन यू कैन फाइंड अ चेंज इन कलर। सो इनिशियली दिस कॉपर सल्फेट इज एक्चुअली ब्लू इन कलर। तो जब आप आयरन नेल उसमें डालोगे ये जो सोल्यूशन है ब्लू से लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये जो आयरन नेल है वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो Fe से Fe2 पॉजिटिव स्टेट में जा रही है तो उसका भी कलर चेंज होगा और कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर, ठीक है? एंड सोल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Then is double displacement reaction, means दो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी तक जो हमने किया उसमें सिंगल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। इसमें क्या है? Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. तो इसमें आपके पास है AgNO3, तो Ag पे है पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे है नेगेटिव चार्ज। Similarly, you have Na positive and Cl negative. तो होगा क्या? एक का पॉजिटिव आयन दूसरे की नेगेटिव आयन के साथ चला जाएगा और ये वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गेटिंग AgCl प्लस NaNO3, राइट? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपने देखा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। Then another example, ZnCl2 plus copper sulfate that is giving you ZnSO4 plus CuCl2, जिसमें जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक इज एक्चुअली
replacing copper 2 ions here. ठीक है, so Zn2 positive will combine with sulfate ion now, and copper 2 positive will combine with chloride ion to give CuCl2. जैसे आप देख सकते हो ये जिंक के ग्रैन्यूल्स है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट जब ऐड करोगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर क्लोराइड आपको ऑब्टेन होगा. So this was double displacement reaction. Another example is of AgNO3 and NaCl, जहाँ पर आपके पास AgNO3 है Ag पॉजिटिव के फॉर्म में, NO3 complex ion with NO3-1 charge, and this combines with Na positive and Cl negative, NaCl. So exchange of ions will take place. Ag will combine here with Cl and Na will combine with NO3 ion, and you're getting white colored precipitate of AgCl. ठीक है, precipitate मिलेगा, इसीलिए जो क्वेश्चन जो आपको इक्वेशन में यहाँ पर solid S लिखा हुआ है, this characterizes कि ये जो रिएक्शन है इसमें आपको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा ड्यूरिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन कम्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 10th में, +1 में, +2 में हर क्लास में यूज होगा केमिस्ट्री में. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब आप ऑक्सीजन को ऐड करवाते हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हो. और रिडक्शन क्या है? रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जब आप रिएक्शन करवा रहे होते हो तो अगर कोई चीज ऑक्सीजन देती है तो कोई लेगा भी. ठीक है, जो दे रहा है अपनी ऑक्सीजन, आप उसको क्या बोलते हो? तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, राइट, और विच रिमूव्स द हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप उसको ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हो, राइट. एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, विच रिमूव्स ऑक्सीजन, और आप इसको रिडक्टेंट भी बोल सकते हो. Right? So this was about oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. Suppose आपके पास कोई इक्वेशन है, H2S है, Cl2 है, राइट. आपको ये देगा सल्फर एंड HCl. सो H2S में क्या हो रहा है? H2S से आपको सल्फर ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर से इसकी हाइड्रोजन निकल रही है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड क्लोरीन से यू आर गेटिंग दिस HCl, so you are actually adding hydrogen to this chlorine. So this addition of hydrogen is called reduction. आपको इस तरह से एरो के फॉर्म में इसको करोगे, इट वुड बी ईजियर टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, और अगर ये प्रोसेस रिडक्शन है तो दिस विल बिकम योर रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है हमारी एवरीडे लाइफ पे? कहाँ आप ऑब्जर्व करते हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की प्रोसेस? तो जो दो सबसे कॉमन चीजें हैं, वन इज कोरोजन एंड अनदर वन इज रेंसिडिटी. सो व्हाट इज कोरोजन? कभी आपने देखा है आयरन नेल्स कभी बारिश में बाहर छत पे ऐसे गिरे पड़े हों, और गीले होने के बाद अगले दिन अगर आप देखते हो तो उनके बाहर एक रेडिश ब्राउन कलर का थोड़ा पाउडर्ड मटेरियल आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट. या फिर क्या होता है कि जिस पानी में वो पड़े होते हैं वही रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोरोजन की प्रोसेस एक्टिवेटेड होती है,
right? So it is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical such as acid on their surface. Example है rusting of iron. लेकिन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आयरन ही corrosion शो करता है, और भी एलिमेंट्स हैं जो corrode होते हैं. जैसे अगर आप कॉपर को देखोगे, जैसे जनरली जो हम नोज पेन पहनते हैं उसके अंदर जो एक छोटी सी अंदर उसको लॉक करने के लिए लगी होती है, उसका वो कॉपर का होता है, राइट? तो उसको अगर आप कभी रिमूव करके देखोगे आपको उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग मिलेगी, तो वो कोरोजन है कॉपर की. अगर आपके पास सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं घर पे तो आप देखते हो जब आप उसको परचेज करोगे तब तो वो बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से ना रखो, ओपन एयर में उनको रख दो तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर डल हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये मेटल्स का खराब होना, गेटिंग ईटन अप ग्रेजुअली, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, राइट? जैसे आप देख रहे हो ये एक बहुत कोई पिलर टाइप है जो कि काफ़ी टाइम से लगे होने की वजह से, ओपन एयर में और पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से ये खराब हो चुका है, करोड हो चुका है. सो दिस पिक्चर शोज द ईटिंग अप ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू करोजन और रस्टिंग कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर. कि एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, आयंस की प्रेजेंस में ये करोजन होती है. और आप नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में ये पढ़ोगे कि ये जो कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी. दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कोई चिप्स का पैकेट लाते हो, ओपन ऐसे रख देते हो और भूल जाते हो, कुछ दिनों बाद जब आप उसको देखोगे, खाओगे, तो you'll find a bad taste in it या bad smell. That is called rancidity, and that is because of oxidation of food. So the condition produced by aerial oxidation of fats in food marked by unpleasant smell and taste. Rancidity can be prevented by adding antioxidants. मतलब ये जो रेंसिडिटी है ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुई, तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जिससे उन सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हम रोक सकें. जैसे कि आप चिप्स खाते हो, चिप्स में बहुत सारी गैस फिल होती है, दैट इज फॉर अ पर्पज, सिर्फ उसका साइज बड़ा करने के लिए नहीं है वो. दैट पर्पज इज उन चिप्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ऑक्सीडेशन. तो इसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है which behaves as antioxidants and protect those chips from getting rancid. Then is by packaging in nitrogen gas, like I told you, by keeping food in refrigerator. जैसे अगर आप गर्मियों में बाहर खाना रख देते हो तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको रेफ्रिजरेट कर दोगे, लो टेम्परेचर पे रख दोगे, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्लो हो जाती है. Then by storing food in airtight containers. काफ़ी आपके घर में भी एयरटाइट कंटेनर्स होंगे, या आप जो अगर एक बिस्किट का पैकेट खोल के रखते हो, चिप्स का पैकेट खोल के रखते हो, यू पुट इट इन एयरटाइट कंटेनर टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, ताकि वो रेंसिड ना हो सके. एंड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट. लाइट की प्रेजेंस में भी फूड खराब होता है, तो उसको भी अगर आप प्रोटेक्ट करके एक बॉक्स में रख दें तो उससे भी वो प्रोटेक्ट हो सकता है. So this was all about rancidity. You can see this is phosphorus burning in air. So when oxygen is added to phosphorus, it becomes P2O5. So this gives you oxidation of phosphorus, और इसमें आपको phosphorescence, ये बहुत bright सा yellow color obtain होता है. These are 2 spoons. One is having edible oil and another is having it in the form of solid fats. तो अगर आप ऑयल से फैट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, आप हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर वो ये बता रहा है कि ये चीज़ें रैंसिड हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एंड दिस इज अप्लाइंग ऑफ बटर टू द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. बटर को भी अगर आप ऐसे रख दो कि बाहर खुला रेफ्रिजरेटर में नहीं रखोगे, इट ऑल्सो बिकम्स रैंसिड. चिप्स के बारे में हमने बात की कि इनकी रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप इसमें नाइट्रोजन डालते हो, और आप फूड को रेंसिड होने से, ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करने के लिए उसको रेफ्रिजरेट कर देते हो. So let's summarize this chapter. We did
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं. देन वी डिड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट डीकम्पोज करता है टू गिव 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स. डिस्प्लेसमेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपके पास दो कंपाउंड्स होंगे, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां रिडक्शन जरूर होगी. अगर कोई अपना ऑक्सीजन देगा तो कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला भी होगा. और इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, एक थी corrosion which was related to rusting of iron and another was rancidity to avoid food from getting oxidized and develop a bad smell or taste. So that was all for the topic today. We will be back with another interesting chapter in next video. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.